मम्मी आप आ गई। आप आज कितना लेट हो गए। मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। बेटा चिंटू, अभी मम्मी को घर में आए 5 मिनट नहीं हुए। प्लीज आपकी बातें बाद में सुनूंगी, अभी थोड़ा रिलैक्स करने तो बहुत थक कर आई हूँ। लेकिन मम्मा। देखो मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज कीप क्वाइट। पहले एक कप चाय पीऊंगी, उसके बाद में बात करते हैं। आप हमेशा ऐसा करती हो। मैं कभी भी कोई बात करने जाता हूँ तो मुझे चुप करवा देती हो। आपको मेरी बात सुनना पसंद नहीं है। जाओ, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। चिंटू अभी अपनी मम्मी से बात कर रहा था कि उसके पापा भी घर पहुंच जाते हैं। चिंटू भागता हुआ अपने पापा के पास जाता है। ये पापा आ गए। पापा मुझे ना आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे बेटा, घर में घुसते ही मेरा सर खाना मत शुरू किया करो। पहले मुझे घर में घुस तो जाने दो, फिर बताना क्या बात है। चिंटू बेचारा दुखी मन से वहां से अपने कमरे में चला जाता है और तकिए में मुंह छिपा कर रोने लगता है। कोई मेरे मन की बात नहीं समझता। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आज मैं अपने क्लास में ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आया। टीचर ने कितनी तारीफ करी मेरी। पूरा दिन मम्मी पापा का वेट किया, कब मम्मी पापा आएंगे, मैं उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। दोनों कितने खुश होंगे, मुझे प्यार करेंगे। मम्मी पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते। कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। चिंटू को अकेले में बड़बड़ाता देख चिंटू की बहन गुनमुन उसके पास आती है। क्या हो गया भैया? आप अकेले में बैठकर क्यों रो रहे हो? गुनमुन, स्कूल में टीचर ने पापा मम्मी से मेरे सर्टिफिकेट पर साइन कराने के लिए कहा था। मैं उनको बताने गया, लेकिन दोनों में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। चिंटू भैया, मम्मी पापा ऑफिस से थक कर आते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद वो खुद आपको अपने पास बुलाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? चलो तब तक कोई गेम खेलते हैं। मम्मी पापा का मूड थोड़ा सही हो जाए, इस इंतजार में दोनों बच्चे अपने रूम में बैठकर खेलने लगते हैं। अरे 7:30 बज गए। चाय का कप लेकर मैं तो सोफे पर बैठी रह गई। आजकल टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। डिनर का टाइम हो गया है, अभी बनाते बनाते 9 बज जाएंगे। शालिनी जल्दी से चाय के बर्तन लेकर रसोई की तरफ निकल जाती है और डिनर बनाने लगती है। बेटा चिंटू इधर आओ, मामा के पास। बताओ बेटा, क्या कह रहे थे? माँ की आवाज सुनकर चिंटू दौड़कर मम्मी के पास किचन में जाता है। इसके पहले कि चिंटू कुछ बता पाता, शालिनी का फोन बजने लगता है। शालिनी चिंटू को इशारे से उसके कमरे में जाने को कहकर फोन पर बातें करने लगती है। फोन शालिनी के ऑफिस से आया था और कॉल पर बातें करते हुए शालिनी को पिछले 20 मिनट बीत गए थे। मम्मी को बिजी देखकर चिंटू पापा के कमरे में जाता है तो देखता है पापा भी कंप्यूटर के सामने बैठे हुए स्टॉक मार्केट देख रहे हैं। पापा वो। बेटा अभी मम्मी के पास जाओ, तुम्हें पता है ना पापा अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। ध्यान भटक जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगी। हाँ मम्मी पापा बिजी है। हम लोग अपना स्कूल बैग लगा लेते हैं, वरना अगर बुक्स लेकर क्लास में नहीं पहुंचे तो टीचर गुस्सा करेंगी। फिर पापा भी तो नाराज हो जाते हैं अगर अपना काम खत्म ना करो। भाई की बात सुनकर कुनमुन भी अपना टाइम टेबल सेट करने लगती है। कुछ देर बाद चिंटू की माँ शालिनी ने डिनर बनाकर टेबल पर लगा दिया। चिंटू, कुनमुन बेटा जल्दी आ जाओ, डिनर कर लो। चिंटू और कुनमुन जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। आपका और पापा का डिनर कहाँ है? आप लोग नहीं खाओगे? बेटा तुम्हारे पापा कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं ना, वो बेडरूम में ही खाना खाएंगे। और मेरा भी अभी ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है, तो मुझे भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम दोनों खाना खा लो, फिर अपने रूम में जाकर सो जाओ। आप लोगों को सुबह स्कूल भी जाना है ना? हाँ मम्मा। दोनों बच्चों को डिनर सर्व करने के बाद शालिनी पति धीरज का खाना भी निकाल कर उसको बेडरूम में देकर आती है और लैपटॉप खोल के अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाती है। भैया, मम्मी तो अभी बिजी है, अब आप क्या करोगे? जा रहा हूँ, मम्मी से साइन ही करवा लेता हूँ, वरना कल स्कूल में टीचर डांटेगी। चिंटू अपना सर्टिफिकेट ले जाकर माँ के सामने रखता है। चिंटू की माँ भी एक सरसरी सी नजर सर्टिफिकेट पर डालती है और पेरेंट्स सिग्नेचर के कॉलम पर साइन करके सर्टिफिकेट वापस चिंटू को थमा देती है। चिंटू भी चुपचाप सर्टिफिकेट लाकर अपने बैग में रख लेता है। क्या बात है भैया, आप अभी भी उदास दिखाई दे रहे हो? मैंने सोचा था जब मम्मा सर्टिफिकेट देखेगी तो मुझे ढेर सारा प्यार करेगी, मुझे गिफ्ट भी लाकर, लेकिन मम्मा ने तो सर्टिफिकेट ठीक से देखा भी नहीं, बस साइन करके दे दिया। लगता है मम्मा को कोई खुशी नहीं हुई। भैया, आप ऐसा क्यों सोचते हो? मम्मा को खुशी क्यों नहीं होगी?
आप ऐसा करो, अपना ये सर्टिफिकेट पापा के टेबल पर ले जाकर रख दो। जब पापा को टाइम मिलेगा तो वो देख लेंगे, और मुझे पक्का पता है उन्हें बहुत खुशी होगी। चिंटू अपना सर्टिफिकेट ले जाकर पापा के टेबल के पास रख देता है और वापस आकर अपने बेडरूम में सो जाता है। थोड़ी देर बाद चिंटू और कुनमुन को मम्मी पापा के झगड़े की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे यार, कैसी माँ हो तुम। वो तो अच्छा हुआ चिंटू ने ये सर्टिफिकेट मेरे टेबल पर लाकर रख दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरा बच्चा पूरी क्लास में फर्स्ट आया, और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। अरे पर मुझे भी तो अभी अभी पता चला है ना, बताती कैसे? झूठ मत बोलो, तुमने ये साइन तुमने किया ना उसके सर्टिफिकेट पर। मम्मी पापा के झगड़े की आवाज सुनकर चिंटू और कुनमुन भी उनके कमरे में पहुंच जाते हैं। पापा, आप मम्मी पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मम्मी की इस पे कोई गलती नहीं है। मैं आपके कमरे में आया था, आप ही ने मुझे कहा जाकर अपनी मम्मी से बात करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। देख ली तुमने अपनी परवरिश, कैसे जुबान लड़ा रहा है तुम्हारा बेटा मुझसे। अरे मैं कोई कंप्यूटर पे बैठकर टाइम पास नहीं कर रहा था, ऑफिस का काम कर रहा था। हर समय बस इसी कोशिश में लगा रहता हूँ कि किसी तरह 4 पैसे कमा सकूं, और तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूं ना। तुम्हारे स्कूल की फीस, एक्टिविटी, क्लासेस, महंगे महंगे कपड़े, इन सब के लिए पैसे खर्च होते हैं, और पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते। पापा की बातें सुनकर चिंटू को ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया था कि मम्मी पापा के झगड़े की वजह कुछ और नहीं बल्कि वो खुद ही है। इसलिए वो रोते हुए अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। भैया, आप रो मत। आपको पता है पापा ने गुस्से में बोला जो भी बोला, सुबह पापा का मूड ठीक हो जाएगा, वो फिर से आपको प्यार करेंगे। चिंटू और कुनमुन रोते हुए अपने कमरे में सो जाते हैं, और काफी देर तक उनके मम्मी पापा के झगड़े की आवाज उनके कानों में आती रहती है। ये थे धीरज और शालिनी और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे कुनमुन और चिंटू। ऐसा नहीं था कि धीरज और शालिनी अपने बच्चों से प्यार नहीं करते थे, वो वाकई में अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। लेकिन आजकल के समय में कॉर्पोरेट जॉब्स में काम का बढ़ता प्रेशर शायद वो दोनों झेल नहीं पा रहे थे। एक तो ऑफिस के काम की बढ़ती डिमांड, ऊपर से घर पर आने के बाद बच्चों की परवरिश और घर के बेहिसाब कामों के बीच में पिसते हुए वो भूलने लगे थे कि उनकी इस तरह बात बात पर बच्चों को इग्नोर करने और झुंझलाने के कारण बच्चों के कोमल मन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन स्कूल बस में, चिंटू भैया, आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? मेरी क्लास में कुछ लड़के मुझे रोज परेशान करते हैं, आज भी उन्होंने मुझे धक्का दिया। आपने टीचर से क्यों नहीं कहा? टीचर से बोलता हूँ लेकिन वो ध्यान नहीं देती, उल्टा मुझे ही डांट लगा दिया। आप परेशान मत हो भैया, घर पर चलकर मम्मी पापा को बताएंगे, वो टीचर से बात करेंगे, आप रो मत। चिंटू और कुनमुन घर आ गए। ऐसा कोई पहली बार नहीं था जब चिंटू को स्कूल में लड़कों ने तंग किया हो। अक्सर ही चिंटू को वो स्कूल में परेशान करते थे। चिंटू और कुनमुन मम्मी पापा के ऑफिस से लौटने का इंतजार करने लगते हैं। शाम के समय, मम्मा, आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ क्या? हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? मम्मा, स्कूल में कुछ लड़के रोज मुझे परेशान करते हैं, कल उन्होंने मुझे धक्का भी दिया। टीचर से कहना चाहिए ना बेटा, टीचर क्लास में नहीं रहती है क्या? मम्मा, लंच टाइम में या स्कूल से छुट्टी होने के बाद वो लोग मुझे परेशान करते हैं, आप एक बार टीचर से बात करो ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे टीचर से मिलकर बात करती हूँ। हाँ, तुम परेशान मत हो। शालिनी ने चिंटू से वादा तो कर दिया था, लेकिन प्रॉब्लम तो वही थी, उसका बिजी शेड्यूल। घर लौट के आने के बाद खाना बनाना, कपड़े धोना, इतने काम पेंडिंग होते थे कि कुछ और ध्यान ही नहीं रहता था। कई दिन बीत गए थे, लेकिन शालिनी इस बात को पूरी तरह से भूल चुकी थी कि चिंटू के स्कूल में जाकर उसकी टीचर से बात करनी है। ए चिंटू, कल तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहा था, मेरी मम्मी आएगी, आकर टीचर से तुम्हें डांट पड़वाएगी। क्या हुआ, तेरी मम्मी भी डर गई क्या मुझसे? अरे यार, तुझे बता रही, इसके मम्मी पापा को इसकी कोई चिंता नहीं है, पिछले पीटीएम में भी इसके पेरेंट्स नहीं आए थे। चिंटू का कोमल मन लड़कों की बात सुनकर और भी घायल हो रहा था। नेक्स्ट वीक में हमारे स्कूल में मदर्स डे का प्रोग्राम है, जिसके लिए आप सभी को अपनी मदर के लिए कुछ न कुछ स्पेशल करना है। मैम, मैं डांस परफॉर्मेंस करूंगी। ठीक है, एक बार अपनी मॉम से कंफर्मेशन ले लेना कि वो फंक्शन अटेंड करने के लिए जरूर आए, क्योंकि परफॉर्मेंस में आपकी मदर को स्टेज पर आना होगा। ठीक है टीचर। कुनमुन घर आकर अपनी माँ से कंसेंट फॉर्म साइन करवा लेती है। ठीक एक हफ्ते बाद कुनमुन के स्कूल में मदर्स डे का फंक्शन था। फंक्शन के दिन, मम्मा, 11 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आप टाइम से पहुंच जाओगे ना?
अरे हाँ बेटा, मैंने स्पेशल छुट्टी ली है आज तुम्हारे स्कूल का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आप दोनों का परफॉर्मेंस देखने के लिए मम्मा जरूर आएगी। शालिनी आज बहुत खुश थी। उसने घर के छोटे मोटे काम निपटाए और बच्चों के स्कूल के फंक्शन में जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी अचानक ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया। एक फॉरेन के क्लाइंट है, अर्जेंटली उन्हें अटेंड करना पड़ेगा, वो किसी और के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सर आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मैं कॉल नहीं ले पाऊंगी। देखो शालिनी, तुम कल लीव ले लेना, लेकिन आज की छुट्टी नहीं हो पाएगी। किसी भी तरह आधे घंटे में ऑफिस पहुंचो। शालिनी अपने पति को फोन करती है। धीरज, 11 बजे से बच्चों का फंक्शन स्टार्ट होगा, प्लीज तुम स्कूल पहुंच जाओ ना, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे इतना जरूरी क्या काम है? और हर काम मुझ पर क्यों टाल देती हो तुम? एक काम नहीं होता है क्या सही से? शालिनी फोन रख देती है और फटाफट से अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। उधर धीरज भी बच्चों के स्कूल में फंक्शन के लिए नहीं पहुंच पाता। कुनमुन, चिंटू, आप दोनों की परफॉर्मेंस का समय आ गया है। आपके मम्मी पापा में से कोई भी नहीं आया? मैंने तो मम्मा को बोला था, मम्मा ने प्रॉमिस किया था वो मेरा परफॉर्मेंस देखने जरूर आएंगी, पता नहीं क्यों नहीं आए। मम्मी पापा स्कूल में नहीं आते और दोनों बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं घर आकर। मम्मा, कितने दिन से मैंने और चिंटू भैया ने फंक्शन की तैयारी की थी, सबके पेरेंट्स आए थे, सबने अपने बच्चों के लिए क्लैपिंग की, गिफ्ट दिए, हम दोनों बस आपको वेट करते रह गए। हम दोनों बहुत अपसेट है मम्मा। आपको पता है, क्लास में सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे थे हमारे पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते और हमारी कोई चिंता नहीं है। कुनमुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर धीरज का पारा गर्म हो जाता है। बस करो, हो गई तुम दोनों की बकवास। थक गया हूं तुम सबकी कंप्लेंट सुन सुन के। तुम कहो तो ऑफिस से नौकरी छोड़कर रोज तुम्हारे स्कूल में आकर ताली बजाता रहूं। अरे इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना स्ट्रेस ले रहा हूं, किसके लिए? तुम लोगों के लिए ही कमा रहा हूं ना। धीरज, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बच्चों की बात भी तो ठीक ही है ना। मैंने कॉल करके तुम्हें जिम्मेदारी दी थी कि तुम बच्चों के फंक्शन में पहुंच जाना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मदर्स डे के प्रोग्राम में पहुंचने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, अपनी गलती का ठिकरा मेरे सिर पर मत फोड़ो, समझी? अरे इसमें ठिकरा फोड़ने जैसी क्या बात है? अगर तुम मेहनत कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो मैं बता दूं कि मेरी जॉब भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और मैं भी तुम लोगों के लिए ही कमा रही हूँ। ये पैसे लेकर कहीं चाट खाने नहीं जा रही हूँ मैं। मम्मी पापा को एक बार फिर से झगड़ते देख चिंटू और कुनमुन घबराकर अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। भैया, मुझे लग रहा है मम्मी पापा के बीच में झगड़े की वजह हम दोनों है। वो हमेशा कहते हैं कि वो हम दोनों की वजह से इतने परेशान है, हमारी वजह से कमाने के लिए उनको जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका मूड खराब रहता है। तू ठीक कह रही है कुनमुन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम दोनों की वजह से मम्मी पापा का मूड हमेशा खराब रहता है और वो झगड़ते रहते हैं। आगे से हम दोनों मम्मी पापा को कभी परेशान नहीं करेंगे। माँ बाप का छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, उन्हें समय ना देना, इन बातों का बच्चों के कोमल मन पर बहुत गहरा असर होता जा रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन चिंटू के स्कूल से धीरज के पास फोन आता है। धीरज जी, आप अपनी वाइफ को लेकर तुरंत स्कूल पहुंचिए। लेकिन क्या हुआ, मेरे बच्चे ठीक तो है ना? आपके बच्चों को कुछ नहीं हुआ है, दोनों एकदम सेफ है, लेकिन आपको अभी के अभी मिलने के लिए स्कूल आना पड़ेगा। माया देवी अपने दोनों बेटों से कहती है कि उनकी बुआ आने वाली है। हमारी बुआ आने वाली है? अरे वाह, मजा आएगा। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और कोमल घर में आती है। अरे कोमल, आओ आओ बैठो, हाल चाल बताओ भाई। बेटा, ये तुम्हारे लिए घड़ियां लाई हूँ। अरे वाह बुआ जी, ये तो बहुत लेटेस्ट घड़ी है। सच में बुआ जी, ये तो बहुत बढ़िया है। मेरी बड़ी बेटी के पति घड़ी की दुकान पर काम करते हैं ना, तो वहीं से मंगवाई है। बुआ जी, ये असली वाली है ना, फेक कॉपी तो नहीं है? अरे नहीं बेटा, असली वाली है। वाह, असली वाली। शाम को बच्चों, चाट खाने का बहुत मन कर रहा है, चले क्या? पैसे मैं दूंगी, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए ना बुआ जी, हम आपको हमारे शहर की सबसे अच्छी दुकान पर चाट खिलाते हैं, आप भी क्या याद रखोगे? हाँ बुआ जी, वहाँ की टिक्की और पानी बताशे बहुत मजेदार है। आपको पता है बुआ जी, हमारे यहाँ की पूरी कॉलोनी के लोग तो उन्हीं की दुकान में जाकर पानी पूरी और बताशे खाते हैं। तीनों चाट की दुकान पहुंचते हैं। बच्चे चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं, जो खाना है खा लो। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और खूब टिक्की, पानी पतासे और बास्केट चाट भी खाते हैं। कोमल भी उनके साथ बड़े मजे से खाती रहती है। भैया, कितने पैसे हुए? बेटा, 157 रुपए हो गए। खर्च की चिंता मत करो, सब मेरी तरफ से।
इतना कहकर कोमल पर्स से 500 का नोट निकालती है। अरे मेरे पास तो सिर्फ 500 का नोट है, पता नहीं इनके पास 500 का छुट्टा होगा या नहीं। मैडम हमारे पास छुट्टा नहीं है। बुआ जी अब चिंता मत कीजिए, 157 रुपये ही तो है, हम दोनों दे देते हैं। दोनों भाई अपने अपने पैसे निकालकर चाट वाले को दे देते हैं। इसके बाद घर लौटते वक्त बारी आती है रिक्शे का किराया देने की। बेटा मेरे पास तो यही 500 का नोट है। कोई बात नहीं बुआ जी, 35 रुपये ही तो है, हम दे देंगे। सब घर लौटते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। चिंता मत करो बच्चों, जाते वक्त कुछ न कुछ तो दे ही जाएगी तुम दोनों की बुआ, और उन्होंने कहा था ना 157 रुपये बाद में लौटा देंगी। हाँ मम्मी याद है, उन्होंने बोला था रिक्शे में जब 500 का नोट टूटेगा तब वो देंगी। कुछ दिन तक कोमल यहाँ खूब फरमाइशें करती रहती है, कभी चाय कभी कॉफी पीती। वहीं माया देवी और उसके बच्चे भी उसकी सेवा करते रहते। इसके 5 दिन बाद, भाभी मुझे अपनी छोटी बेटी के लिए सामान लेना है, पुरानी मार्केट ही चलते हैं, थोड़ा घूम भी आएंगे। हाँ नाना जी, मार्केट तो मुझे भी जाना था। माया देवी उम्मीद करती है कि आज कोमल कुछ तो दिलवाएगी। वहाँ दोनों पहले शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं, जहाँ माया देवी राशन और बच्चों के लिए कपड़े लेती है। तभी कोमल एक साड़ी दिखती है। अरे भाभी ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, ले लो ना, सिर्फ 1100 की है। अरे नहीं नाना जी, इस बार बहुत खर्चा हो गया है, इनके पापा गुस्सा करेंगे। अरे आप चिंता क्यों करती हो भाभी, पैसे हैं मेरे पास, आप बस ले लो, चलो प्लीज ले लो। माया के बार बार मना करने के बाद भी कोमल जिद करती है। तब जाके बाद में आखिरकार माया देवी एक मैरून कलर की साड़ी खरीद लेती हैं। मुझे ये लाल वाली बहुत पसंद है, मैं भी ले लेती हूँ। हाँ, ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। दोनों अपना सामान लेकर बिलिंग काउंटर पर पहुंचती हैं। कोमल ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। मैडम आपका बिल 3500 और आपका 4800। भाभी आपकी साड़ी का पैसा मैं ही दूंगी। कोमल पर्स से 2000 का नोट निकालती है। अरे ये नोट कहाँ चलेगा? अरे मैडम 2000 का नोट तो कब का बंद हो चुका है, मुझे तो पता ही नहीं। नाना जी, दुनिया भर में न्यूज आई थी, आपको पता कैसे नहीं चला? भाभी आपको लगता है मैं बहाना बना रही हूँ? आप भी ना यहाँ सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। माया देवी सबके सामने और कुछ नहीं कहती और उसका भी बिल भर देती है। उधर कोमल मन में खुश होती है कि अच्छा हुआ भाभी ने खर्चा कर दिया। वहीं लौटते वक्त ये रिक्शे पर बैठते हैं तो कोमल रोने लगती है। भाभी आपने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। माया देवी को थोड़ा बुरा लगता है और वो माफी मांग लेती है। वहीं अगले दिन कोमल कहती है कि अब वो अपने घर जा रही है। भाभी आज के बाद मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगी। दरअसल कोमल बहुत चालाक है। वो हर रिश्तेदार के घर जाकर इसी तरह फायदा उठाती थी। वहीं उसका 2000 का नोट उसके नाटक में बहुत काम आता था। कोमल अपने घर पहुंचती है, जहां उसका बड़ा बेटा अक्षय था। अक्षय बेटा जरा सुन तो, घर में इन दिनों किसी दावत का न्योता आया है क्या? हाँ माँ आया है ना, नंदिनी बुआ की भांजी की शादी है और बाद में आपकी तीसरी ननद के बड़े बेटे की एंगेजमेंट भी है। अरे वाह, बढ़िया है बेटा, अब तो कुछ दिनों का हमारा खाना पीना फ्री में हो जाएगा। देख लेना, मैं अपनी ये 2000, 500 और 1000 वाले नोट लेकर जाऊंगी और सबके सामने अपना टैलेंट दिखाऊंगी। देखा बेटा तेरी माँ कितनी कमाल की है। माँ आप तो कमाल हो ही, सच में इन्हीं पुरानी नोटों की वजह से और 500 की नोटों की वजह से हमारा पूरा गुजारा हो जाता है। कोमल बड़ी खुश होती है और खुशी खुशी अगले दिन वो बेटे के साथ उसी शादी में पहुंचती है। शादी का माहौल पूरे जोर शोर से चल रहा था। वहां बैठकर 2-4 दिन तक वे लोग खूब मजे करते हैं, दावत का खाना खाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और बिना कोई काम किए आराम से दिन काटते हैं। वहीं उस शादी वाले घर की बहुएं और भाभियां उनकी सेवा करती हैं और कोमल और अक्षय तो मजे में रहकर सब आनंद उठाते हैं। तब आता है शादी का दिन। बैंड बाजा बज रहा होता है। तब कोमल एक लिफाफा निकालती है और उसपे 2000 के 3 नोट डालती है। वहां पर चांदनी की दादी माँ बैठी थी। अरे अम्मा देखिए ना, 2000 के 4 नोट डाल रही हूँ चांदनी के लिए और ये 500 का 1 नोट अलग से। दुल्हन की दादी को तो ये पता ही नहीं था कि ये पुराने नोट चलन से बाहर हो चुके हैं। ऊपर से ये गांव की शादी थी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, रख दे। चांदनी की शादी है ना, तो शादी के बाद काम आएगा। हाँ अम्मा, और क्या, इतने पैसों से तो फ्रिज भी खरीद लेगी चांदनी। दादी खुश हो जाती है। कोमल पैसे लिफाफे में डालकर उन्हें पकड़ा देती है। तभी चांदनी की माँ वहां आती है। सुनो है कोमल बड़ी कंजूस है, कुछ पैसे वैसे देकर गई कि नहीं सासू माँ? ये देखो कोमल ने दिया है, कह रही थी 8000 है इसमें।
चांदनी की मां नंदिनी लिफाफा खोलने वाली थी कि तभी किसी काम से उन्हें बुला लिया जाता है। वो लिफाफा देखे बिना ही नीचे चली जाती है। दरअसल यहाँ भी कोमल ने चालाकी दिखाई थी और अपना नाम भी उस पर नहीं लिखा था। इस तरह उसमें पुराने नोट डालकर उसका काम बन जाता था। अगले दिन शादी खत्म होती है तो इस शादी के कुछ दिन बाद चांदनी की माँ यानी कि नंदिनी कोमल को फोन करती है। कोमल, वो 8,000 रुपए वाले लिफाफे के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। लेकिन कोमल बहुत चालाक थी। वो बार बार फोन काट देती है और टाल देती है। वहीं कुछ दिनों बाद एंगेजमेंट की सेरेमनी भी आ जाती है। कोमल और अक्षय भी वहां आते हैं। वहां दोनों 2-3 दिन तक आराम से खाते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं और खूब मजे लेते हैं। और जब शगुन देने का वक्त आता है तो कोमल फिर से एक लिफाफा निकालती है। इस बार मुझे गलती नहीं करनी। पिछली बार अम्मा को बता दिया था कितने पैसे डाले हैं लिफाफे में। इस बार झूठ बोलूंगी। आज तो लिफाफे में 1,000 और एक 2,000 का नोट डाल रही हूँ, लेकिन सबको कह दूंगी इसमें 5-6 हजार रखें या कोई भी रकम बता दूंगी। कोमल चालाकी से मुस्कुराती है और लिफाफा दुल्हन की माँ को पकड़ा देती है। फ्री का खाना पीना करना है तो थोड़ा चालाक तो बनना ही पड़ेगा। और इस तरह से इनकी एंगेजमेंट भी बड़ी आसानी से निपट जाती है। इसके बाद से कुछ दिन तक कोमल आराम से अपने बेटे अक्षय के साथ घर में रह रही थी, लेकिन उसकी आदत ही ऐसी थी कि वो चैन से कहाँ बैठने वाली थी। अचानक से बाहर घूमने का मन करने लगा। अरे बेटा जरा सुन तो, दिल कर रहा है कहीं घूमने का, लेकिन पैसों का जुगाड़ ही नहीं है। तेरे पिताजी की कमाई वैसे ही ढंग की नहीं है। क्या वो माँ, आज बड़ी दुखी सी भी दिख रही हो। अरे बेटा क्या बताऊं, अभी अभी पूर्णिमा बंदरिया का फोन आया था। कह रही थी मैं जॉब कर लूं। अब तू ही बता, मेरी कोई उम्र है क्या नौकरी करने की? तू कमाता है ना, वही बहुत है। वैसे भी हम लोग किसी तरह तिगड़म कर ही लेते हैं और अपना जुगाड़ तो कर ही लेते हैं। और नहीं तो क्या माँ, पूर्णिमा आंटी बड़ी बेवकूफ है। उनका पति जरा विदेश क्या चला गया कमाने को, तो अपने आप को बहुत बड़ी समझने लगी है। आप चिंता मत करो माँ, आपको नौकरी वोकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा ये बता, अब आगे किसके घर जाना है? सब जगह तो हम जा चुके हैं और अब तक तो वो लोग मेरी आदतें भी समझ गए होंगे। मम्मी, ईशान और विवेक के घर चले? अरे नहीं, अभी तो वहीं से खा पी कर थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आई थी। सुना है उसके पति पर लोन भी चल रहा है। अरे छोड़ो ना, वहां जाना सही नहीं होगा। हाँ, तेरी बड़ी चाची गीता देवी के पास चलते हैं। वो बड़े शहर में रहती है ना। वैसे भी वो लोग अच्छे खासे घर के हैं। कोई ना कोई बहाना बनाकर थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूंगी। तेरे लिए भी ढेर सारी चीजें लेकर आ जाऊंगी। लेकिन बेटा तुझे थोड़ा खर्चा करना होगा। गीता देवी के 3 बच्चे हैं, अदिति, मोनिका और अन्नव। उनके लिए कुछ गिफ्ट तो ले जाना पड़ेगा। जैसे मुर्गियों को चारा डालते हैं ना, वैसे इन लोगों को भी इम्प्रेस करना पड़ेगा। अक्षय हंस पड़ा। ठीक है माँ, इंतजाम कर लूंगा। कुछ ही दिनों बाद कोमल गीता देवी के घर पहुंच गई। उसी दिन शहर में एक मेला भी लगा था। चलो सब साथ चलते हैं। कोमल, गीता देवी और उनकी तीनों बच्चे मेला देखने निकल पड़े। वहां पर इतनी भीड़, इतनी रौनक और खरीदने लायक इतनी चीजें थी कि कोमल का तो दिमाग ही घूम गया। अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है। चलो एक चप्पल ही ले लेती हूँ। ओ भैया, ये कितने की है? ओ भैया, ये वाली चप्पल। मैडम 251 की है। कोमल ने तुरंत पर्स से 500 का नोट निकाला और लो भैया। मैडम 500 का छुट्टा नहीं है। अरे भैया, इतनी बड़ी दुकान है और 500 का छुट्टा नहीं रखते आप? कोई बात नहीं कोमल, मैं दे देती हूँ, तुम बाद में दे देना मुझे। अरे हाँ भाभी, चिंता मत करो, मैं आपको दे दूंगी। बल्कि आप चाहो तो आप और सामान ले लो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ये सुनकर गीता देवी ने अगले दुकान से थोड़ी बहुत खरीदारी कर ली और उनका बिल आया 610 रुपए। इसी बीच कोमल भी धड़ाधड़ सामान उठाने लगी। उसका बिल बन गया 900 रुपए का। जब पेमेंट की बारी आई तो कोमल ने 2000 रुपए का नोट निकाला। अरे कोमल, ये 2000 का नोट क्यों निकाल रही हो? ये तो चलता ही नहीं है। क्या 2000 का नोट नहीं चलता? मतलब बंद हो गया? कब से? अरे बहुत दिन हो गए, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे भाभी, आप तो जानती हैं हम तो गांव में रहते हैं ज्यादातर। वहां अपनी छोटी बेटी के घर में रहते हैं ना, हमें कहाँ ऐसी खबरें मिलती है वहां। अरे रे, माफ कर दीजिएगा, मेरे पास तो बस 500 रुपए थे अभी, जो मैंने पीछे वाली दुकान में खर्च कर दिए। अब तो मुश्किल हो गई भाई। गीता देवी ने गहरी सांस ली और सारे रुपए दुकानदार को दे दिए। जब इन सब की खरीदारी खत्म हुई तो सब लोग मेले के खाने वाले एरिया में पहुंच गए। वहां चाउमीन और नूडल्स की खुशबू खूब फैली हुई थी। ये सब भी वहां बैठकर खाने लगे, लेकिन जब बिल आया तो वही हाल। कोमल, तुम्हारे पास तो 1000 वाला नोट होगा। चलो मैं ही दे देती हूँ।
गीता देवी ने फिर पैसे चुका दिए। वहीं कोमल को इस बात से कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पर तो संतोष था। चलो बढ़िया है, सब कुछ आराम से निपट गया, शॉपिंग भी कर ली, खाने पीने का मजा भी ले लिया, और ऊपर से मैंने अपने वो 500 रुपए भी चुपके से बचा लिए जो मैंने पीछे वाली जेब में रख दिए थे। ऐसे ही कोमल मुस्कुराती हुई गीता देवी के साथ घर लौट आई। इसके 7 दिन बाद सब लोग घूमने का प्लान बना रहे थे। कोमल भी वहीं बैठी थी। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। कहाँ जा रहे हैं वैसे हम भाभी? बच्चों का मन है कहीं बाहर निकले तो सोचा जू चलते हैं। सब लोग तैयार होकर ऑटो में बैठे और थोड़ी देर में ये सब चिड़ियाघर पहुंच गए। तभी ड्राइवर ने मीटर डाउन किया और बोला 150 रुपए लगेंगे। अच्छा भैया, ये लो 500 का नोट है। अरे आंटी जी, 500 का छूटा कहाँ से तू? 150 ही तो भाड़ा है। इस बार भी गीता देवी ने गुस्से में पर्स से 200 रुपए निकाले और ड्राइवर को दिए। वहीं अदिति, मोनिका और अर्नव एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। देखना दीदी, मम्मी हर जगह पैसे दे रही है, ये तो बस 500 का नोट निकालकर हमें बेवकूफ बना रही है। खैर, ये सभी लोग जू के अंदर गए। आगे बढ़ते हुए रास्ते में सबको भूख लगने लगी। तभी एक दुकान देखी तो बच्चों ने कुरकुरे मांगे। कोमल ने फिर से पर्स से 500 का नोट निकाला। ये लो भैया। अरे आंटी, छुट्टे पैसे दीजिए, 500 का छुट्टा नहीं है मेरे पास। गीता देवी ने मजबूर होकर फिर पैसे दिए। इस बार उसके माथे पर पसीना आ गया। वो बुरी तरह चिढ़ गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। आगे सब लोग म्यूजियम देखने पहुंचे। मम्मी, एक जन की टिकट 25 रुपए है। अच्छा, ये ले बेटा 500। गीता देवी ने गुस्से में रुपए निकाले और सबकी टिकट ली। उसके बच्चे अब खुलकर फुसफुसाने लगे। मम्मी, बुआ जी तो बड़ी अजीब है, हर चीज के लिए बड़े नोट निकालती है और आपको ही पैसे देने पड़ते हैं। अरे हाँ बेटा, पर क्या करे अब। तभी आगे चलते चलते सब लोग आइसक्रीम के ठेले पर रुके। आइसक्रीम ऑर्डर हुआ, लेकिन जैसे ही पैसे देने की बारी आई, गीता देवी ने खुद ही कह दिया, अच्छा कोमल, आप ना अपना 500 का नोट पर्स में रखिए, अब से आपके लिए मैं ही पे कर दूंगी, ठीक है ना। अब कोमल हंस दी। उसे तो कोई शर्म नहीं आई। वो तो आराम से खाती रही। ढेर सारा खाकर पीकर खूब मौज करके कोमल खुश थी। वहीं घर आते ही गीता देवी का सब्र टूट गया। कोमल, अब साफ साफ कह देती हूँ, हम आपकी आदत को समझ गए। आप पैसा खर्च करना ही नहीं चाहती। कल ही आपकी टिकट कटवा दी जाएगी, वो भी मेरी तरफ से। और प्लीज आपके 500 और पुराने 2000 के नोट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। कृपया अपने घर जाइए। अरे बाप रे, इतनी अमीर औरत इतनी कंजूस निकली, हमसे भी तेज निकली है। तो बड़बड़ाते हुए उसने अपना सामान समेटा और अगले दिन इस बार उसने सीधा रुख किया अपने दूर के रिश्तेदार सीता देवी के घर का, क्योंकि सीता देवी के परिवार वाले बहुत ही सीधे साधे लोग थे। वो शहर में रहते थे। पति का नाम था किशन सिंह और उनकी एक बेटी थी कृष्णा। अरे भाभी नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत दिन बाद मिलना हुआ। हम तो अच्छे हैं, आइए नाना जी, अंदर आइए। सीता देवी ने कोमल का खूब स्वागत किया। वहीं इसके अगले दिन, अरे भाभी, मार्केट जा रही हैं क्या आप? ये लीजिए, मेरे पास 5 नोट है, 1000 के, आप ले जाइए। आपको जो खरीदना हो खरीद लेना। अरे रहने दीजिए नाना जी। अच्छा ठीक है भाभी, मैं भी साथ चलती हूँ। सब मार्केट पहुंचे। कृष्णा को बर्थडे पार्टी के लिए एक ड्रेस भी खरीदनी थी, तो ये दोनों माँ बेटी बुटीक में ड्रेस देखने लग गए। वहीं उसके सामने वाली दुकान से कोमल अपने बेटे अक्षय के लिए जूते खरीदने लगी। तभी वो चुपके से अपनी भाभी के पास आती है। भाभी, वो 2000 का छुट्टा नहीं है जूते वाले दुकानदार के पास, जरा 1500 दे दो, कि आप बाद में दे दूंगी। तब सीता देवी ने पैसे निकाले और कोमल को दिए। धीरे धीरे कोमल ने कपड़े, शर्ट, चादर, घरेलू सामान और न जाना क्या क्या ढेर सारा शॉपिंग कर डाला। कुल 5000 रुपए से ऊपर का बिल सीता देवी ने चुका दिया। भाभी कितनी अच्छी हैं आप। मेरी बाकी भाभियां तो बहुत बदमाश है। आप तो विदेश में रहकर आई है ना कुछ दिन पहले ही, फिर भी कितनी संस्कारी है। कसम से आप जैसी भाभी कोई नहीं है मेरी। कोमल ने इतना मक्खन लगाया कि सीता देवी फूली ना समाई। उन्होंने कोमल के लिए रोज नए नए पकवान बनाने शुरू कर दिए। वो कोमल के लिए इडली, पास्ता, कॉन्टिनेंटल सब कुछ बना रही थी। वाह, खाना भी बढ़िया मिल रहा है, कपड़े जूते भी हो गए, इसलिए अब समय आ गया है यहाँ से खिसकने का, वरना ये लोग भी गीता देवी की तरह मेरी पोल खोल देंगे। वो तो अच्छा हुआ कि ये लोग अभी कुछ दिन पहले ही कनाडा से यहाँ शिफ्ट हुआ है, इसलिए इन लोगों को यहाँ की पूरी जानकारी नहीं है। चलो, इससे मेरा तो फायदा हो गया। थोड़ी देर बाद, अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं। जाते जाते कृष्णा को ये लिफाफा दे रही हूँ, इसमें 11,000 रुपए हैं। 2000 के कई नोट है इसमें। कृष्णा की कई सारी ड्रेसेस भी आ जाएंगी और आपके पैसे भी पूरे हो जाएंगे। उसने लिफाफे में 2000 के कई नोट और 100 रुपए का एक नोट भी रख दिया और अपना सामान उठाकर चलती बनी। मम्मी, वो बुआ जी तो हमें पुराने नोट पकड़ा कर चली गई।
सीता देवी ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये कैसी ननद निकली हमारी तो। उधर कोमल आराम से घर में बैठी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। उसके फोन की घंटी बार बार बज रही थी, लेकिन वो बड़ी मस्त होकर हंस रही थी। चलो इस बार खेल बढ़िया जम गया। लेकिन दूसरी ओर कोमल के सभी रिश्तेदारों ने कोमल से दुश्मनी बना ली थी।